आज हम बजट के बारे में बात करेंगे। बजट का परिभाषा क्या है, बजट होता क्या है, बजट घाटा क्या होता है, इत्यादि के बारे में बात करेंगे। आपका सिंपल कॉन्सेप्ट में स्वागत है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सी बातें करेंगे जो बजट के बारे में होंगे। देखिए, शुरू करते हैं बजट की परिभाषा। बजट मुख्यतः किसी का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, परिवार का हो सकता है, देश का हो सकता है, कंपनी का हो सकता है। तो हम जो बात करेंगे वो सरकार के बजट की बात करेंगे। सरकार के बजट की बात करें तो सरकार के बजट में सरकार के आगामी आगामी वित्त वर्ष आगामी वित्त वर्ष में सरकार के आय व्यय का विवरण होता है। मतलब आने वाले वर्ष, मतलब सरकार आने वाले वर्ष में अपने आय व्यय का एक अनुमान लगाती है, कितना आय होगा, कितना व्यय होगा, उसको लेकर के आप बजट तैयार करती है। ठीक है। अब बजट में सरकार के बहुत सारे खाते होते हैं। सरकार के खातों से पहले हम बात करेंगे। खातों से पहले बजट का प्रावधान संविधान में से कहां से लिया गया? अनुच्छेद 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 112 अनुच्छेद 112 में वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। वित्तीय विवरण मतलब वित्तीय विवरण की बात किया जा गया है। और वित्तीय विवरण जो है, इसी को सामान्यतः हम लोग बजट कहते हैं। अब सरकार के खाते कौन कौन से होते हैं? खातों की बात किया जाए, सरकार के खाते, तो खाते सरकार के 3 होते हैं। एक होता है संचित निधि। ये अनुच्छेद 266 में दिया गया। दूसरा है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि इसे 267 में दिया गया है। एक है लोक लेखा निधि। ठीक है। जो संचित निधि है, ये मेन खाता है जिसमें सरकार के पैसे जो जहां से आते हो वो जमा होते हैं। दूसरा आकस्मिक निधि जो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है, जो कोई आकस्मिक दुर्घटना होने या आकस्मिक संकट आने पर उससे व्यय कर सकते हैं। और एक होता है लोक लेखा निधि। इसमें लोगों की बचतें होती हैं, जैसे छोटी छोटी बचतें होती हैं, किसान पत्र होते हैं, या भविष्य निधियां होती हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही होती हैं, वो लोक लेखा निधि में जमा होता है। आगे हम बात करेंगे बजट। बजट में 2 बातें हैं।
एक है आय, आय और दूसरा है व्यय। ठीक है, अब आय में भी दो भाग होगा, राजस्व, राजस्व आय और पूंजीगत आय, गत आय। इसी तरह व्यय में भी दो भाग होगा, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। ठीक है, अब इसके बारे में और आगे बात करेंगे। आय पोर्शन से राजस्व आय क्या होता है? राजस्व आय, राजस्व, राजस्व आय, राजस्व आय का मतलब होता है ऐसी आय जिसे जिसे सरकार आपको पुनः नहीं देती है, मतलब चुकाने की जिम्मेदारी नहीं होती सरकार की को चुकाने, ऐसी आय, ऐसी आय, ऐसी आय, आय जिसे जिसे चुकाने जिसे लौटाने की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं होता है। मतलब ऐसी आय जिसे सरकार को लौटाने की जिम्मेदारी नहीं होती है, इसको ये जो आय होती है इसे लौटाने की जिम्मेदारी नहीं होती है। राजस्व आय दो प्रकार के होते हैं, राजस्व आय दो प्रकार के होते हैं, राजस्व स्व आय भी दो प्रकार के होंगे, एक कर आय, कर आय और दूसरा गैर गैर कर आय। ठीक है, अब गैर कर आय में मुख्यतः क्या होता है? फीस होता है जो किसी संस्था के द्वारा होता लिया जाता है। दूसरा होता है लाभांश, लाभांश, लाभांश होता है। तीसरा होता है स्टैम्प, चौथा होता है दंड, ये सब और इत्यादि। ठीक है, ये सब होते हैं गैर कर आय में। कर आय में मुख्यतः दो होंगे, एक होगा प्रत्यक्ष कर और दूसरा होगा परोक्ष कर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है। प्रत्यक्ष कर, यह कर, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिस 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 पर लगाया जाता है वह
उसके वास्तविक भार को दूसरों पर नहीं टाल पाता है या उसी पर कराघात एवं करापात होता है। अर्थात ये ऐसे कर होते हैं जो जो व्यक्ति चुकाता है उसी पर वास्तविक भार होता है, अर्थात कराघात और करापात उसी व्यक्ति पर होता है। जैसे 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 आय कर निगम कर संपत्ति कर इत्यादि। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे परोक्ष कर। परोक्ष कर इसमें जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वो तो कर चुकाता है, लेकिन उसका वास्तविक भार दूसरे पर टाल देता है। मतलब जिस व्यक्ति पर कर लगाया जिस पर कर लगाया जाता है वह कर चुकाता है तथा मूल्य वृद्धि द्वारा कर के भार को दूसरों पर टाल देता। ठीक है, नॉर्मल बात करें तो कर परोक्ष कर जो होता है वो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वो चुका देता है, लेकिन उसके भार को दूसरे पर टाल देता है। मतलब करापात उस पे होता है लेकिन कराघात किसी और को होता है। यह टालने की टेंडेंसी विवर्तन में आता है, कर विवर्तन में, और उस पे निर्भर करता है कि क्या लोच है, क्या कंडीशन है, कि वो पूर्णतः टाल देगा कि आंशिक टालेगा कि उससे अधिक टाल देगा। मतलब कर जितना लगाया गया है उससे अधिक भी आय कर सकता है। ठीक है, वो कई कंडीशनों पर निर्भर करता है। आगे हम बात करेंगे इसके उदाहरण की। उदाहरण तो इसमें एक बहुत फेमस उदाहरण है जीएसटी। सब अधिकतर कर इसमें आ गए हैं, परोक्ष कर जीएसटी, जिसमें हम लोग कोई सामान खरीदते हैं उस पर कर देते हैं, जिसमें लिखा रहता है जीएसटी इतना इतना इतना, मतलब पूरी डिटेल लिखी रहती है और लिस्ट देख सकते हैं।
आगे हम बात करेंगे कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, नहीं, राजस्व व्यय से पहले हम बात करेंगे पूंजीगत आय। पूंजीगत आय, पूंजीगत आय। तो पूंजीगत आय ऐसे होते हैं जो सरकार के देयताओं में वृद्धि करते हैं और या तो संपत्ति में कमी, ये सरकार के देयताओं में वृद्धि करते हैं तथा संपत्ति में कमी के द्वारा आय होता है। अर्थात ऋण लेने तथा विनिवेश, जो आप लोग सुनते हैं कि फला कंपनी बेची गई या इसमें विनिवेश किया जा रहा है, तो या सरकार यहाँ से ऋण ले रही है, वहां से ऋण ले रही है, इनसे ऋण ले रही है, विदेश से ऋण ले रही है, तो जो ऋण ले रही है और जो विनिवेश कर रही है उससे जो आय होगा वो पूंजीगत आय होगा, मतलब वो पूंजीगत प्राप्तियां होंगी। अब हम व्यय के बारे में बात करेंगे कि व्यय क्या होंगे। व्यय, सरकार के व्यय, सरकार के व्यय। तो व्यय क्या होता है? व्यय दो प्रकार का होगा, राजस्व और पूंजीगत। ठीक है, तो राजस्व व्यय क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। राजस्व व्यय ये ऐसे व्यय होते हैं जिस पर सरकार खर्च करती है लेकिन संपत्तियों का निर्माण नहीं करती। ये ऐसे व्यय होते हैं जिसके द्वारा सरकार संपत्तियों का निर्माण नहीं करती है। अर्थात सामान्य खर्चे, सामान्य खर्चे जैसे वेतन, पेंशन, हो गया, पेंशन हो गया, रक्षा व्यय, सब्सिडी इत्यादि। इसे हम लोग गैर योजनागत व्यय में भी लेते हैं, लेकिन योजना आयोग खत्म हो गया इसलिए उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। आगे हम बात करेंगे पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, इसमें दो कामें सरकार करती है। एक, संपत्तियों का निर्माण, संपत्तियों का निर्माण, सरकार संपत्तियों का निर्माण करती है। और दूसरा, पुराने ऋण का भुगतान, ऋणों का भुगतान, पुराने ऋण जो है उनका भुगतान कर देती है या नई संपत्तियों का निर्माण करती है, वो पूंजीगत व्यय में आते हैं। अब घाटों की बात करें तो राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, ठीक है। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। यहाँ क्या है, राजस्व व्यय ग्रेटर देन राजस्व आय, ठीक है। आगे हम और घाटे की बात करेंगे, बजट घाटा। बजट घाटा, बजट घाटा क्या होता है? बजट घाटा बराबर होगा राजस्व, बजट आय व्यय ग्रेटर देन आय, एक घाटा होगा और व्यय बराबर आय हो जाए तो कैसा होगा? संतुलित बजट होगा, संतुलित बजट, ठीक है, संतुलित बजट। और यदि व्यय लेस देन हो जाए आय से तो अधिक बजट होगा, अधिक बजट, ठीक है। आगे हम एक दो घाटे और बता देते हैं, जैसे राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो होता है उसे इस तरह निकाल सकते हैं, बजट घाटा प्लस समस्त देयता, ठीक है। या इस तरह निकाल सकते हैं कि समस्त देयताएं हो गई, ठीक है, इस तरह निकालेंगे। राजकोषीय घाटा बराबर व्यय माइनस हो जाएगा राजस्व आय माइनस गैर देयता वाली पूंजीगत प्राप्तियां, इस तरह से निकाल सकते हैं, जिसमें आप
राजकोषीय घाटा जो होता है सबसे बड़ा होता है, क्योंकि बजट घाटा प्लस समस्त देयताएं जो सरकार ने ऋण लिए हैं, देयताएं जो है समस्त वो जोड़ देंगे तो हमारा राजकोषीय घाटा निकल जाएगा। सबसे बड़ा घाटा कोई होता है तो राजकोषीय घाटा होता है। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा, ठीक है, प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। ब्याज ऋण जो ऋण लेती है सरकार उस पर ब्याज देती है, उसको घटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा निकल जाएगा। यह किसकी मात्रा घाटे की कम होती है। प्राथमिक घाटे से मतलब होता है कि वर्तमान में सरकार के द्वारा व्यय करने से कितने घाटे बढ़े हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो हम समाप्त करना चाहते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।